नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं भंवर सिंह जी शेखावत। शेखावत को मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 40 साल से ज़्यादा व्यतीत किए हों। जनसंघ के समय से सदस्य रहे हैं। इंदौर में वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। आज क्या कारण है कि उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस की सदस्यता ली है। हम तमाम सारे उन मुद्दों को उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हालात थे जिसे वो मां जैसी पार्टी कहते थे, उसे छोड़कर उनको कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ी। और दूसरा सवाल यह है कि बदनावर से अब उनके चुनाव की क्या तैयारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक और एक बड़ा निर्णय जिसे आप मां कहते थे उसे छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता, जिससे आप 50 साल तक लड़ते रहे। आपका कहना तो सही है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। पिछले 5-7 साल में जो व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम, कार्यकर्ताओं की अनसुनी करना, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दृष्टि से हिकारत से देखना, उनको साइडलाइन करना, ये इस प्रकार की जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, यही कारण रहा है कि हमने, अब माँ तो माँ है, लेकिन माँ को तो इन्होंने व्यापार और व्यवसाय में डाल दिया। जिस पार्टी के अंदर एक वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरा देते थे, आज करोड़ों रुपया देकर के ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, खरीद फरोख्त करके सरकारें बना रहे हैं, विधायकों को खरीदने की मंडी बना लिया गया है। तो अब वो माँ तो बची नहीं बेचारी। माँ का तो जितना अपमान इनने किया था सब कर दिया। और जब माँ ही नहीं बची है अपने मूल स्वरूप में, विचारधारा ही नहीं बची है, जिस विचारधारा के लिए पार्टी को जाना जाता था वही समाप्त हो गई है, तो फिर मन बड़ा दुखित और पार्टी छोड़ने का कारण भी यही बना। पिछले दिनों रघुनंदन शर्मा ने भोपाल में एक इंटरव्यू दिया था मुझे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो पार्टी बदलना है वो धर्मांतरण की तरह है, विचार बदलना है। आपको लगता है कि ये वाकई धर्मांतरण है? आप लगता है कि आज भी पार्टी में विचार जिंदा है? रघुनंदन जी बहुत पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं। रघुनंदन जी ने, आपको याद हो तो, एक बार ऐसी मजबूरी आई कि पार्टी छोड़ दी थी और पार्टी तोड़ के नई पार्टी बनाई थी, जनशक्ति पार्टी, जिसमें आदरणीय उमा भारती जी भी थी। रघुनंदन जी को पता है कि जब बहुत पीड़ा का समय आता है, कष्ट होता है, अपमान होता है, तो कैसे पार्टी से बाहर जाया जाता है, फिर वापस पार्टी में आए वो। तो रघुनंदन जी को पता है कि ये धर्मांतरण नहीं है, ये धर्म को जबरदस्ती छोड़ने का जो उपक्रम बीजेपी में चल रहा है उसका एक हिस्सा है। हाँ भंवर सिंह जी, आप ये देख रहे हैं कि लगातार पार्टी में वरिष्ठ नेता जो कहना चाहिए जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी को दे दिया हो, उन तमाम सारे नेताओं को हंसिए पर डाल दिया गया है। चाहे उमा भारती जी हों, विक्रम वर्मा जी हों, रघुनंदन जी शर्मा हो, कृष्ण मुरारी मोगे जी हों, ऐसी एक लंबी सूची है। रघुनंदन जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पार्टी ने ये एक सूची बनाकर तय कर लिया कि शायद ये लोग मर गए हैं लेकिन अभी हम जिंदे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी कुछ बदलेगी या इसमें और गिरावट आने की संभावना दिख रही है? अब पार्टी में संगठन जिनके हाथों में है, मुझे जो लग रहा है पिछले 5-7 साल में, कि जिनके हाथों में संगठन है उनका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों ने आगे भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है और उन लोगों को न तो सीनियर कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख का सवाल है, कोई नए कार्यकर्ताओं की कोई सुनी जा रही है। आज पार्टी में न तो नए और न पुराने किसी भी कार्यकर्ता से बातचीत, संवाद, उसकी व्यथा सुनना, चर्चा करने का प्लेटफॉर्म ही समाप्त हो चुका है। कोई स्थान ही नहीं है बीजेपी में किसी की सुनवाई हो। और इसलिए जो रघु जी कह रहे हैं वो बात सही है। भाई आखिर आप मुझे बताइए कि उमा भारती जी के साथ तो षड्यंत्र पूर्वक उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। इतनी बड़ी लीडर को षड्यंत्र करके उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके, धोखा दे करके, और उनको मुख्यमंत्री पद से अलग किया गया। उसके बाद ही तो ये पार्टी आगे बढ़ी ना। जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने योगदान दिया, सरकार बनाने में योगदान दिया, उनको षड्यंत्र पूर्वक एक छोटे से केस का बहाना बना करके इस्तीफा ले लिया और बाद में अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये इस प्रकार षड्यंत्र करने का काम मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जब बदनावर गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो जिस बाहुबली को हराने के लिए बीजेपी ने भेजा था, मैंने वो काम सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया और उसके बाद मेरे साथ भी वही षड्यंत्र किया।
बीजेपी ने बीजेपी के खिलाफ 2018 में कैंडिडेट खड़ा किया, मेरे खिलाफ हरवाने वाले को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, और आज जिस आदमी को मैंने हराया था वो आज बीजेपी का मंत्री बन के बैठा है। बीजेपी के अंदर ये जो गंदगी आ गई है ये कुछ सालों के अंदर आई है, और जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जितने नाम आपने अभी गिनाए हैं, उन सब लोगों ने इस पार्टी के निर्माण में अपना योगदान दिया है, और आज जो पार्टी चला रहे हैं उनका इस पार्टी को निर्माण करने में कोई योगदान नहीं है। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो लगेगा कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस पार्टी को बनाने में। इनने पार्टी बनाई, न पार्टी इनने चलाई, इन्होंने उसको व्यवसाय में तब्दील कर दिया और व्यवसाय की दृष्टि से सारे धंधे शुरू कर दिए। बता तो दीजिए, पार्टी अगर बचती तो कोई कृष्ण मुरारी मोघे को या रघुनंदन शर्मा को या भंवर सिंह शेखावत को या बाकी अनूप मिश्रा को तकलीफ होती? क्या कष्ट था हम लोगों को? शेखावत जी, एक बात और जो हम भोपाल बैठकर सोच रहे थे, देख रहे थे कि यदि आपने पार्टी छोड़ी तो एक बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। क्या आज भी उम्मीद है कि अब भंवर सिंह जी के पीछे, जब क्योंकि अब आप चुनाव में उतरने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टूट की संभावना है? नहीं, टूट तो अपने आप हो जाएगी। जिनकी उपेक्षा हो रही है, जिनको पूछा नहीं जा रहा है, बड़ी संख्या नहीं, आपके समर्थन में काफी लोग आ सकते हैं। मेरे समर्थन में काफी लोग आए, लेकिन समर्थन में आने का सवाल नहीं है। मैं सबको मना करता हूं कि भाई पार्टी छोड़ के आने की किसी को जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी में रहो। अभी आपका जीवन बहुत लंबा है। हम लोग तो अंतिम पड़ाव की तरफ थे ना। हमने पार्टी से मांगा क्या? कोई टिकट थोड़ी मांगा था। हमने ये कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया है, पार्टी को पराभव में ले गए हैं, उन पर कार्रवाई करो। आपने उनको पुरस्कृत किया है। जिनने पार्टी का सत्यानाश किया, शिवराज सरकार को गिराने में पूरी भूमिका निभाई, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़के पार्टी के हराने वालों को राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। जिन बाहुबलियों, गुंडेगर्दी हम समाप्त करने वहां गए थे, आज उनको ही आपने हमारी छाती में लाके बिठा दिया। 500-500, 700 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार बना रहे हो आप लोग। कहाँ मतलब है? क्या बचा है पार्टी के अंदर? आप मुझे बताएं तो सही। एक शेखावत जी हैं जिन्होंने कम से कम इन तमाम सारे जो विरोधाभास थे उसमें अपने आप को अलग किया और पार्टी बदली है, लेकिन पार्टी में अभी भी कितने शेखावत ऐसे होंगे जो घुटन महसूस कर रहे होंगे? आपकी मुलाकात, बातचीत होती है, कैसे क्या क्या कह रहे हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनका क्या सोच है आपके अनुसार? अभी बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जो घुटन महसूस कर रहे हैं। इस पार्टी में आतंक आ गया है। ये पार्टी अब आतंक के साए में जी रही है। आप देखिए, पूरा दिल्ली से लेकर आपको यहां तक का माहौल ऐसा लगेगा, लेकिन लोग घबराए हुए हैं, बोलने से डरते हैं। कोई सत्य बोलने वाला बचा नहीं। ऐसा नहीं। शेखावत जी ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने अब कमान संभाल ली है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अमित शाह जी आके कोई चमत्कार करेंगे मध्य प्रदेश में। अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं। चमत्कार करते तो कर्नाटक में कर लेते, हिमाचल में कर लेते, दिल्ली में कर लेते, मणिपुर में कर लेते। कोई करिश्मा नहीं होता इसके अंदर किसी व्यक्ति का। वो उनकी जो कार्यशैली है उस पर लोगों को ये लगता था कि शायद इससे कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन जो परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो सबके सामने। इसमें किसी को बताने की क्या जरूरत है? और अकेले अमित शाह जी थोड़ी, जो बाकी लोग जो यहाँ पे जो कमान संभाल के बैठे हैं, उनकी खुद की कंट्रीब्यूशन क्या है इस पार्टी के लिए? उन्होंने इस पार्टी को बनाने में किया क्या है? जरा हमको भी तो मालूम पड़े। तो कहा तो यह जा रहा है कि बीडी शर्मा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरा मिला है, क्योंकि पार्टी एक तरह से पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो बीडी शर्मा की से बड़ी उम्मीदें पार्टी को थी। मुझे तो लगता है पीढ़ी परिवर्तन नहीं, पूरी भाजपा ही परिवर्तित हो गई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान परिवर्तन है, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी दुर्गति होगी, इसकी आपको कल्पना ही नहीं है। क्या स्थिति बनेगी आप सोचिए, अंदाज लगाइए। बदना भर के पिछले चुनाव में हमने देखा, आपके हाथ में था दुरंगा झंडा यानी कि भाजपा का, और राज्यवर्धन तिरंगा झंडा लेकिन कांग्रेस का झंडा लेकर लड़ रहे थे। अब दोनों झंडे और डंडे बदले होंगे। इस चुनाव में जिस तरह से आप लड़ेंगे इस समय, कार्यकर्ता पे क्या बीतती है? किस तरह कार्यकर्ता अपने आप को एडजस्ट करता है जब एक पार्टी बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा? झंडे बदलेंगे, उम्मीदवार बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बदनावर के कार्यकर्ताओं ने 40 साल इस राज्यवर्धन सिंह से संघर्ष किया है। 50 साल तक उससे संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, उनका खून पसीना बहा है, उन पे अपराध लगे हैं, अपराध के मुकदमे लगाए हैं उस आदमी ने। और आज मजबूरी क्या है? आप 40-50 करोड़ रुपए देके उसको खरीद के ला करके अपनी सरकार बना रहे हो, तो कार्यकर्ता क्या करेगा?
जो 50 साल से उससे संघर्ष कर रहा है। आज उसकी मन स्थिति किसी ने पढ़ी क्या? कौन पढ़ रहा है इसको? जिस राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, इतने साल से लोग उनसे संघर्ष कर रहे हैं, आज तुमने उसको खरीद के ला करके नेता बना दिया। कार्यकर्ता की तो मजबूरी है। आप तो ये मान के चलते हैं कार्यकर्ता तो हमारा गुलाम है, जो मर्जी आए हम निर्णय करेंगे और कार्यकर्ता मानेगा। कार्यकर्ता के सामने आज दूसरा रास्ता क्या है? आप मुझे बताएं तो सही। भंवर सिंह शेखावत ने तो चलो पार्टी बदल ली। पार्टी क्यों बदली? मुझे किसी ने कोई कांग्रेस ने पैसा दिया है क्या? लेकिन तुम तो पैसा देके खरीद के लाए ना राजवर्धन सिंह को। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप केवल विधायक बनने की लालसा में गए हैं। विधायक तो हम ऑलरेडी थे, पहले भी थे। और जब बीजेपी के विधायक हारते थे, जमानत जब्त होती थी, जब हम चुनाव लड़ते थे भाई। इस पार्टी को जब पैदा हमने किया है और जब जमानत जब्त होने के काम 1980, जरा मुड़ के तो देखो हम कहां से निकल के आए हैं। हम विधायक बनने के लिए नहीं, हमने इस पार्टी को खड़ा किया, पैदा किया भाई साहब। कहां की विधायकी की बात कर रहे हैं? और ये कोई विधायक बनने के लिए हमने कुछ इनसे कुछ मांगा है क्या? विधायक अगर बनने के लिए हमको कुछ मांगना होता, जब हमारे खिलाफ आपने कैंडिडेट खड़ा करके हरवाया था, तब भी हम चुनाव में इनकी मदद क्यों करते फिर? अच्छा, एक बड़ा ऐसा सवाल है जो मेरे अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल होगा। भंवर सिंह शेखावत ने पार्टी बदली है तो भाजपा को मजबूत करने के लिए या कांग्रेस को? मैं कह सकता हूं भाजपा को सुधारने के लिए या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? भाई हमने तो संदेश दिया है कि जब सुधर जाओ, नहीं तो कई भंवर सिंह शेखावत निकलेंगे बाहर। अगर अभी भी पार्टी सुधरेगी नहीं, अपनी लाइन नहीं बदलेगी, कार्य करने की शैली नहीं बदलेगी, तो अकेला शेखावत थोड़ी है, बहुत सारे शेखावत निकलेंगे। कौन अपमान सहन करके तुम्हारे यहाँ रहेगा? अपमान का घूंट पी पी करके, तुम्हारे भय से, तुम्हारे डर से कोई कार्यकर्ता बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा इसमें। आपको कोई दो चार ऐसे नाम बता सकते हैं जो अगले कुछ दिनों में बड़े डिसीजन, जैसे भंवर सिंह जी ने डिसीजन लिया है, ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी में हो, कुछ आपकी जानकारी में हो या आपके माध्यम से कांग्रेस में बात हो रही हो? क्यों उनको मारना चाहते हो आप पहले से? ये नाम बता करके उनके ऊपर, विचारों के ऊपर आप ये तो कह ही सकते हो कि हाँ है 1 2 4। मैं हाँ और ना क्यों कहूँ? ये स्वयं का निर्णय होता है। ये किसी के दबाव या किसी के कारण निर्णय नहीं लेता आदमी। जब आदमी अपमानित महसूस करता है, अपने खुद की सेफ्टी नहीं समझता, उसको मालूम है कि यहाँ कोई अब कुछ बचा नहीं अपने लिए, समाप्त है अपना जीवन यहाँ पर, तो जहाँ पर जीवन है वहाँ आदमी जाएगा ना। आज अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मुझसे कहा कि आपके लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है, तो मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए थोड़ी मैं पैदा हुआ हूं। मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने आपको बनाया, जिस पार्टी को खड़ा करने में मैंने अपनी जीवन को खपाया, और उसी पार्टी में मेरे लिए अगर कोई स्थान नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, घुट घुट के मर जाना चाहिए, और नहीं तो भैया हम तो राजपूत आदमी हैं, हम तो मैदान में लड़के मरना पसंद करेंगे बजाय घुट घुट के मरने के। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। एक और ये अंतिम सवाल मेरा, ये बदनावर के मतदाताओं की ओर से मैं कर रहा हूं। इस बार बदनावर में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? ये भंवर सिंह जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे? किस तरह से कहेंगे कि आप इन मुद्दों पर मुझे वोट दें? और दूसरा ये कि बदनावर का इस बार परिणाम क्या होगा? बदनावर का परिणाम बहुत अच्छा परिणाम होगा। मैंने 5 साल में जो काम किया है, जनता उसका आकलन करेगी। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव वहाँ 20 साल से कांग्रेस में पहले भी एमएलए रहे हैं, बीजेपी में आने के बाद भी बने हैं। भंवर सिंह शेखावत ने तो सिर्फ 5 ही साल काम किया ना। मेरे 5 साल के काम का आकलन और उसके 25 साल के काम का आकलन जनता करेगी इस चुनाव के अंदर। और मैं आपको एक बात अभी बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो आप। इस बार बदनावर का चुनाव भंवर सिंह शेखावत और राजवर्धन सिंह के बीच में नहीं है, बदनावर की जनता स्वयं चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो इनका कहना है कि बदनावर की जनता लड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ ही लेता हूं। 2018 में भी आपके काम का मूल्यांकन हुआ था और आपका आरोप है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हरवाया था। अब तो भारतीय जनता पार्टी पूरी आपके सामने है, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप इस सीट को निकालेंगे? क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आपकी घेराबंदी की थी, आप खुद कहते हैं इस बात को, तो उसको निपटने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो कि अभी आपके खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेसी पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सबोटेज किया, कांग्रेस में आपके खिलाफ कोई सबोटेज हो जाए। इससे निपटने के लिए भंवर सिंह जी क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब है। 2013 में जब मैं बदनावर लड़ने गया था तो बीजेपी ने मेरे पोस्टर जलाए थे, और उसके बाद भी मैं चुनाव जीत करके 5 साल मैंने काम किया।
अभी तो सिर्फ संभावना है कि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है, मेरा कोई टिकट तो हुआ नहीं अभी। लेकिन मेरे जाने का नाम सुन करके जो लोग मेरे पोस्टर जलाने की बात कर रहे होंगे, जिनमें पता है कि शेखावत जी को भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अलावा पहले ही नाम सुनते ही जिन लोगों ने किया वो कौन लोग हैं इसका अंदाज लगा सकते हो आप। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी। ये थे भंवर सिंह जी शेखावत, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस बार बदनावर में जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। वो इस बार चुनाव केवल भाजपा, कांग्रेस या प्रत्याशियों में नहीं होगा, मुद्दों के आधार पर होगा, जनता चुनाव लड़ेगी, ऐसा उनका विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वो विचार की पार्टी नहीं है, अब वो माँ जैसी पार्टी नहीं है जिसके साथ हम रहा करते थे। हमारा कार्यक्रम आपको पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।